नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अपडेट के साथ। और अपडेट इस बात का है कि हिजबुल्लाह का जो लीडर था नसरुल्लाह, उसके मरने के बाद क्या हुआ। आपको याद होगा कि इसका मरने की जो खबर है वो हमने आपको 28 तारीख के दिन सबसे अर्ली सेशंस में से दे दी थी, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी खबर रात भर से आना शुरू हुई थी, लेकिन बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि ये मरा है कि नहीं मरा है, इसको लेकर के न्यूज़ चल रही थी। ऐसे में इसका कंफर्मेशन होता है शनिवार के दिन, और शनिवार की शाम को जाकर के कंफर्मेशन आता है। रविवार को दुनिया की प्रतिक्रिया आती है। ऐसे में क्या कुछ घटित हुआ, वो ईरान जो इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था उसका क्या हुआ, और इजराइल ने अब तक क्या कुछ कर दिया है, सारी बातें आज के सेशन में हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले शुरू हुआ था कि ये मरा, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी बॉडी रिकवर होने की खबर आई। साथ ही साथ इसी बीच में इजराइल के द्वारा यमन के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए, और ईरान के जो खेमनेई हैं, जिनके द्वारा इस व्यक्ति को इस तरह के कार्यों के लिए उकसाया गया था, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। तो बड़ा सवाल ये कि क्या हिजबुल्लाह ये जो नसरुल्लाह था, ये किसी सुरक्षित जगह पर नहीं था क्या? इसको मार कैसे दिया गया? इसकी सूचना किसने लीक कर दी? क्या कुछ हुआ? सारी बातें आज के सेशन में बात करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल अभी भी नहीं रुक रहा है। इधर की तरफ हमास के खात्मे के साथ उधर हिजबुल्लाह, और अब हूतियों को टारगेट कर रहा है। यमन पर स्ट्राइक जारी है, यमन के अंदर ऑयल डिपो और पोर्ट्स पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वो अब यहां से निकल करके ईरान को भी टारगेट कर सकता है। देखना होगा कि घटना किस तरह से आगे बढ़ती है। तो आपको याद हो कि कुछ दिनों पूर्व से शुरू हुई है घटना, जब सबसे पहले ये कहा गया था 17 सितंबर के अराउंड जानकारी निकल कर आई थी कि ईरान की लेबनान के अंदर पेजर के अंदर धमाके हो रहे हैं। पेजर के धमाकों के बीच में इजराइल ने साफ साफ कहा था कि भाई देखो, मेरा उद्देश्य उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने, जब हम हमास से लड़ाई लड़ रहे थे, हम पर गोले दाग रहे थे। लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में गोले इजराइल पर हिजबुल्लाह के द्वारा दागे गए थे। तो अब हम उसका बदला लेने आए हैं, क्योंकि हम गाजा वाले मामले से निपट चुके हैं। ऐसे में इन्होंने 80 टन वजन का एक बम हेडक्वार्टर के ऊपर चलाया। किसके हेडक्वार्टर पर चलाया? हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर चलाया। हमने इसकी खबर को आपको सेम डे ही जानकारी के रूप में बताया था, लेकिन इसका कंफर्मेशन अगले दिन, क्योंकि वो मरा या नहीं मरा, इसका कंफर्मेशन अगले दिन दोपहर में आया, जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने द्वारा कहा कि अब नसरल्लाह जो है वो ज्यादा दुनिया को टेरराइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कंफर्म हो गए कि वो मारा गया। इन्होंने प्रॉपर तरीके से लिस्ट जारी कर दी कि ये इनका सुप्रीम लीडर था, अब ये खत्म हो चुका है। ऐसे में एक तस्वीर वायरल हुई, और तस्वीर वायरल हुई एक ऐसी जिसमें कि किसी गड्ढे से इसको निकाल करके दिखाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से इसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते हुए तस्वीरें आना शुरू हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जो नसरुल्लाह का मारा जाना है, ये ऐसे स्थान पर हुआ जो अंडरग्राउंड में था, यानी बंकर में था। इन्होंने बंकर में गोला चला दिया, और बंकर में गोला चला दिया, इसको लेकर के ये जानकारी निकल के आई कि इन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किया था। बंकर बस्टर बॉम्ब में क्या होता है कि वो पहले अंदर बंकर तक पहुंचता है, फिर जाके एक्सप्लोड होता है। इजराइल ने इसके लिए जो बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किया था, उसके अंदर कुछ इस प्रकार का इग्निशन होता है कि जैसे ही लॉन्च किया जाता है, वो शुरुआत में नहीं फटता है, वो पहले ड्रिल करता है और बंकर की गहराई में पहुंचता है। असल में हुआ क्या था, इन दिनों जब हमास के साथ इन्होंने झगड़ा किया तो इनको ये समझ में आया कि हमास ने गाजा पट्टी के नीचे अंडरलाइंस मतलब अंडरग्राउंड्स में अपने सारे ऑफिस बना रखे हैं। ऊपर आम जनता रहती है, नीचे अंडरग्राउंड्स बना बना करके पूरी अपनी व्यवस्था इस तरह से बनाई हुई है कि अंडरग्राउंड में कोई भी गोला आके नहीं पड़ सकता, और वो पूरी तरह सुरक्षित रह जाते हैं। आज भी इजराइल को अपने जो बंधक हैं वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में कहां कौन से अंडरग्राउंड में किसको छुपाकर रखा हुआ है, ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। बाहर से आम जनता दिखाई दे रही है, बाहर से अगर सब कुछ नष्ट भी कर दिया तो उसके भी अंदर गहराइयों में सब कुछ बना हुआ है। तो एक अलग प्रकार का सिस्टम बना हुआ है। हिजबुल्लाह का जो चीफ ये नसरुल्लाह था, इसने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ था। इजराइल इस परेशानी को समझ गया था कि अगर मुझे यह पता चल जाए कि वो व्यक्ति विशिष्ट कहां है, तो उसे पर्टिकुलर उसी जगह पर टारगेट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ऐसा बॉम्ब यूज किया जाए जो बंकर को भेदते हुए अंदर चला जाए। अदरवाइज बॉम्ब्स का क्या होता है कि ऊपर वाली बिल्डिंग पर ही टच होते ही फट जाते हैं, फट गए तो फिर नीचे का कोई नुकसान ही नहीं होता। ये बॉम्ब ड्रिल करके अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद में ये ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो सदमे से मर गया, क्योंकि 80 टन वजन का, 80 टन मतलब 80,000 किलो का जो बम का गोला है ना, वो हिजबुल्लाह के हेड ऑफिस के ऊपर गिराया गया था।
ऐसे में एक जानकारी यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत तैर रही है और वो ये है कि किसी ईरान के ही व्यक्ति ने, कोई किसी गुमनाम व्यक्ति ने ही इजराइल को सूचना दी थी। ईरान जो कि कट्टर दुश्मन है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे इस्माइल हानिये को मारने में भी ईरान का ही कोई आदमी था जो मोसाद ने खरीद लिया था, ऐसे ही हिजबुल्लाह चीफ जो नसरुल्लाह है ये भी किसी ईरान के व्यक्ति पर ही विश्वास करता था। उसने ही इसके बारे में सूचना दी कि ये कहां है। अब सूचना की बात क्या है, असल में ये व्यक्ति हर 7 दिन के अंदर अपने ठिकाने बदलता था। 7 दिन में ठिकाने बदलता था, तो इसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता रखना बहुत भारी काम था। जब ये जानकारी पता चली कि नसरुल्लाह कहां छिपा है, तो इस जानकारी को हाथों हाथ नेतन्याहू को दिया गया और नेतन्याहू उसी रात इसलिए निकल कर गए ताकि इसको यह विश्वास दिलाया जा सके कि नेतन्याहू बिजी हैं तो 2 दिन हमले नहीं होंगे। ऐसे में इसको ट्रैप में फंसाया गया कि ये 2 दिन और वहां रुक जाए, अदरवाइज फिर ये अपनी लोकेशन बदल देता। लंबे समय से कह रहे हैं कि पिछले 14-15 सालों से किसी ने इसे देखा नहीं है। ये केवल बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आता था, ये बैठकर कहीं गुमनाम जगह के अंदर सुरक्षित जगह पर बैठकर वीडियो बनाता था और वहीं से अपनी टीम से मीटिंग करके निकलता था। हर 7 दिन में अपनी लोकेशन बदल लेता था। तो इसकी जानकारी को बिल्कुल कंफर्म करके कि ये यहाँ छिपा हुआ है, इस पर हमला हुआ। अब मोसाद का जो सटायरिकल चैनल है वो इस तरीके से सबको एक एक को कि भाई पहले सुलेमानी गया, अब ये गया, अब बोले इनकी बारी है, इस प्रकार से लोग अब ईरान को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं। इजराइल वाले अपने हवाई जहाजों की तारीफ में कह रहे हैं कि हम लोग दुनिया में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। ये इनका इस लेवल का कॉन्फिडेंस है जो बढ़ चुका है। ये हवाई जहाज पहले जब गया था उसकी तस्वीरें और ये नसरुल्लाह को मारकर जब लौटा था उसकी तस्वीरें, क्योंकि इसी विमान ने जाकर के उसके ऊपर गोले गिराए थे। तो ये कुल मिलाकर के बात ये है कि ये व्यक्ति जो 32 साल से, मतलब काफ़ी लंबे समय से हिजबुल्लाह को लीड कर रहा था, इसके मारे जाने पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आना लाजमी था। असल में किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति इतना जल्दी मर जाएगा। अब नहीं सोचा था, इसका मतलब क्या है? असल मायने में क्या है कि इसकी मौत के बारे में लोगों को ये विश्वास था कि ये जिस तरह से अपने आप को लीड कर रहा है, ये खुद कभी फ्रंट फेस पर तो आएगा नहीं, इजराइल वाले जान नहीं पाएंगे। ऐसे में इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष चलेगा, इजरायली फोर्सेस लेबनान में एंट्री करेंगी, आम जनता को मारेंगी। आम जनता को मारेंगी तो वैसे ही जैसे ऑल आइज ऑन गाजा हुआ था, ऐसे ऑल आइज ऑन लेबनान होने लगेगा। इजराइल पर मोरल प्रेशर बढ़ेगा और इजराइल को अमेरिका दबाव देकर रोकेगा कि भाई ऐसी घटना मत करो, आम जनता को मत मारो। क्यों? क्योंकि इनके जो ब्लू लाइन बॉर्डर है उसके बिल्कुल पार लेबनान की आम जनता रहती है और लेबनान की जो जनता रहती है उन्हीं घरों के बीच बीच में इसने अपने ठिकाने बनाए हुए थे कि अगर तुम आओगे हमें मारने तो आम जनता से लड़ते हुए आओगे। तो एक तरह की ह्यूमन शील्ड थी जो हिजबुल्लाह ने ली हुई थी। इसलिए इजराइल भी इस चीज को लेकर बड़ा सतर्क था कि दुनिया में प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि हमने आम जन को मार दिया। इसलिए उनकी प्राथमिकता थी कि जैसे ही पता चले इसको खत्म कर दो। इसको खत्म होने के बाद आधी लीडरशिप खत्म तो भविष्य की प्लानिंग खत्म हो जाएंगी। हालांकि इन लोगों ने अपना नया लीडर घोषित कर दिया है, लेकिन सूचना यही है कि ईरानियन स्पाई था जिसने हिजबुल्लाह की लोकेशन को बाहर निकाला, नसरुल्लाह की लोकेशन को बाहर निकाला था। यह रह कैसी जगह रहा था? तो आप देखिए, अब तो यह पुख्ता हो गया है। खुद ईरान वाले मानना शुरू कर दिए, लेबनान वाले, हिजबुल्लाह वाले, दुनिया मानना शुरू हो गई है कि यह व्यक्ति मर गया है। इसका मतलब अब इसके अंदर कोई फेक न्यूज तो है नहीं, लेकिन ये कहां रह रहा था इससे अंदाजा लगाइए ताकि यह पता चले कि इजराइल की इस बात में कितनी सच्चाई है। एक बार के लिए आप इसे देखें। यह अंडरग्राउंड हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था, अंडरग्राउंड जमीन के भीतर हेडक्वार्टर था। इस जगह को अगर आप नोटिस करें तो इससे मात्र 53 मीटर की दूरी पर यूनाइटेड नेशंस वालों की स्कूल चलती है। मतलब आप सोचिए, इतना जबरदस्त तरीके से रिहायशी इलाका जहां आम जनता रह रही है, 53 मीटर की दूरी पर। 53 मीटर का मतलब एक प्लॉट छोड़ के, मतलब इससे जस्ट बगल के प्लॉट में ही समझ लो, एक प्लॉट बीच में है, दूसरे प्लॉट में यूएन की स्कूल चल रही है। और 123 मीटर मतलब कि एक तरह से 4-5 प्लॉट आपकी गली के मुहाने पर एक और स्कूल चल रही है। 2 प्रॉपर स्कूल, डीपली भरा हुआ, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एक एरिया जहां यह व्यक्ति रह रहा था।
दैट मीन्स इसने प्रॉपर तरीके से ऐसी जगह चुनी थी कि आप अगर जमीन के रास्ते मुझे मारने आओगे तो कभी नहीं मार पाओगे, क्योंकि आपको इतने लोगों को मार कर मेरे तक आना होगा, तब तक दुनिया वाले आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। यह केवल एयर हमले से ही संभव था। एयर हमले का तोड़ क्या निकाल लिया कि हवाई हमला अगर होगा तो बिल्डिंग खत्म होगी, मैं तो बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड में बंकर में बैठा हुआ हूं, कोई मार ही नहीं सकता। अब सोचो अगर कोई 5-7 मंजिल की बिल्डिंग है, 7 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर अगर गोला गिर रहा है तो वो गोला कैसे जाकर के बंकर तक पहुंचा होगा, और क्या इनके पास इतनी पुख्ता जानकारी होगी जो इन्होंने नेतन्याहू को दी कि वो फलानी जगह पर बैठा हुआ है, कंफर्म हो गया है। नेतन्याहू उस समय यूएन में भाषण देने जा रहे हैं, उनको पहले बताया गया है कि लोकेशन कंफर्म हो गई है, अब आपके ऑर्डर की जरूरत है। उधर वो बात करके आते हैं, भाषण देके आते हैं, भाषण देकर आते हैं, तुरंत वापस अपने कमरे में बैठते हैं अमेरिका के अंदर, और वहां से ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ, क्योंकि दुनिया वाले और खुद हिजबुल्लाह भी देख रहा होगा अभी टीवी को, और वो इस तरह से सोच रहा होगा कि मैं पता नहीं यहां पे क्या कहने वाला हूं। तो एक तरह से उसको उसमें फंसाया गया, ट्रैप में फंसाया गया कि तू पहले खबर जान ले कि मैं क्या कहने वाला हूं। खबर जानते जानते ऊपर से ब्लास्ट हो गया। ये इसके साथ ऐसे ही हुआ, पहले भी जब पेजर धमाके हुए, इसने अपनी तरफ से जैसी टीम मीटिंग बुला करके घोषणा की, तुरंत फिर दूसरा धमाका कर दिया गया। ऐसा करके इन्होंने इसको खत्म किया। खैमनेई का ट्वीट आया और खैमनेई ने कहा कि नसरल्ला वाज मार्टेयर्ड, क्योंकि इनका मानना बहुत जरूरी था। ईरान वाले मान ही नहीं रहे थे कि यह मर गया है। ईरान वालों का मानना कि यह मर गया है और उसे फिर एक तरह से ऐसा सिद्ध करना कि हाँ भाई वो तो शहादत को प्राप्त हुआ है, उसने बहुत अच्छे से काम किया, ये एक तरह से दर्शाता है कि खैमनेई के ही सब कहे पर वो चल रहा था। और दुनिया जानती है कि खैमनेई ने ही उसको नियुक्त किया था कि तुम जाकर वहां रहो और वहां पर से अपनी सत्ता चलाओ, क्योंकि ये शिया मुस्लिम खैमनेई कंट्री है, मतलब ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है। खैमनेई का हिजबुल्लाह को सीधा सपोर्ट इसीलिए था क्योंकि हिजबुल्लाह शिया आतंकी समूह था। ऐसे में अब लोग इनके मजे ले रहे हैं कि अब आप भी छुप जाओ, क्योंकि मोसाद आपको भी ढूंढ लेगी और कहीं ना कहीं से जो इतने सारे लोग अभी मारे गए हैं उसमें फिर आपका नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। खैमनेई से लोग पूछ रहे थे कि आप कह रहे थे कि खैमनेई हिजबुल्लाह इज द विक्टर, अब क्या कहोगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये व्यक्ति मारा जा चुका है। लोग मजे ले रहे हैं कि ये व्यक्ति आखिरी बार नेतन्याहू को टीवी पे बात करता हुआ सुना होगा और उसके बाद इसके बंकर में ही अंदर आकर के बम फट गया, जो इसके सोच से परे था। नेतन्याहू ने अपने स्तर पर यही कहा कि भैया हमने उसको मार दिया है और नसरुल्लाह मारा जा चुका है। इसके बाद में इजराइल में जश्न शुरू हुआ, इसके मारे जाने की खुशी में इजराइल के अंदर जश्न शुरू हुआ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जानकारी यहां पर और मैं आपको देना चाहूंगा। लेबनान बड़ा टिपिकल कंट्री है, मतलब इसके ऊपर भी कभी हम एक सेशन करेंगे आप लोगों के साथ में। इनके यहां पर जो जश्न चल रहा है ये तो चल रहा है इजराइल में, लेबनान में भी जश्न चल रहा था। लेबनान में क्या है कि 3 तरह के लोग रहते हैं, और मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि इनिशियली थोड़ा सा मैं ब्रीफ यहां पर दे देता हूं सो दैट आपको लेबनान की कभी स्टोरी सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेबनान पहले फ्रांस के अंडर में एक देश हुआ करता था और यहां पर 75% तक ईसाई हुआ करते थे, क्रिश्चियंस, और उन क्रिश्चियंस में 25% जो थे वो उन 75% में से 25% जो थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। उनमें से भी जो बचे हुए 50%, जो बाकी 75 में से 50 बचे, मैरिडियन कुछ प्रकार का पता नहीं क्या था वो शब्द है, वो उस प्रकार के ईसाई थे, कैथोलिक मानने वाले ईसाई थे। कुल 75% यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, 25% जो बच गए वो मुसलमान हुआ करते थे। जब फ्रांस से ये आज़ाद हुए तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से ईसाइयों ने अपना देश बसाना शुरू किया, लेकिन ये बड़ा ही एंटी बिहेवियर रखते थे फिलिस्तीन के प्रति, क्योंकि फिलिस्तीन में इजराइल था और उसको ये अच्छा नहीं मानते थे। इन्होंने अपने रिलेशंस रखे अरब देशों के साथ अच्छे। धीरे धीरे इनके यहाँ पर जब इजराइल फिलिस्तीनियों को मारना शुरू किया तो यहाँ से फिलिस्तीनी निकल निकल करके लेबनान में जाना शुरू हो गए। तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी लेबनीज लोगों उसकी, फिलिस्तीनियों की, और फिलिस्तीनी थे सुन्नी लोग, यहाँ पर सुन्नियों की तादाद बढ़ने लगी। और इजराइल के दबाव में भागे हुए फिलिस्तीनी जब लेबनान जा रहे थे, इजरायली लोग, वो यहूदी लोग जो
ईसाई लोग जो लेबनान के थे वो अपनी जगह छोड़ छोड़ करके माइग्रेट करना शुरू कर गए। बड़ी संख्या में लेबनान से लोग माइग्रेट कर गए। आज स्थिति यह है कि यहां 25 से 30% ही ईसाई है। यहां पर पूरा देश अब मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री बन चुका है। पहले मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री होता था लेबनान, अब वो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री बन गया है। लेकिन इस मुस्लिम कंट्री बनने में भी दो तरह के मुसलमान, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। अब तीन लोग यहां पर दावेदार हो गए सत्ता के। एक हो गए लेबनान के क्रिश्चियंस, एक हो गए लेबनान के शिया और एक हो गए लेबनान के सुन्नी। इन तीनों ने अपने अपने पद बांटे हुए हैं। जैसे ईसाई जो है ना वो यहां का हमेशा प्रेसिडेंट बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे ही इनके यहां पे प्रधानमंत्री जो है वो शिया बनेगा और जो स्पीकर है वो इनके यहां पर सुन्नी बनेगा। इस तरीके से इन्होंने पद बांटे हुए हैं और इसमें यह कहा हुआ है कि पदों के अंदर अब जो प्रेसिडेंट का पद है वो धीरे धीरे डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह जो है वो इनको हमेशा दबाने वाला व्यक्ति रहा। यानी हिजबुल्लाह जो समूह है, शिया समूह, वो लेबनीज लोगों को दबाने वाला रहा, ईसाइयों को दबाने वाला रहा। तो वो इस आज़ादी को महसूस करके नाच गा रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ ये मारा गया, कम से कम हमारे साथ जो हो रहा था वो अब नहीं होगा। इंटरेस्टिंग है बड़ा जानना कि हिजबुल्लाह के आतंकी तो गोले चला रहे हैं, लेबनान की सेना कुछ नहीं कर रही है। लेबनान की सेना आराम से अपने देश में हिंसा ना भड़क जाए उसको लेकर के काम कर रही है। लेबनान के पास अपनी सेना है लेकिन वो शांत बैठी हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर तीन बड़े धड़े थे और वो सेटलमेंट में आपस में झगड़ रहे थे। ठीक है, अच्छा वहीं दूसरी ओर जो शिया समूह है जहां पर ये रह रहा था हिजबुल्लाह, वो शिया डोमिनेटेड रहा है। वहां पर इसके जाने पर इस प्रकार से दुख मनाते हुए लोग दिखाई दिए। भारत में भी जो शिया कम्युनिटी है वो उसके समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में, या कहिए तो नसरल्लाह के मारे जाने पर कश्मीर से लेकर लखनऊ में हर जगह पर प्रदर्शन करते हुए और दुख मनाते हुए देखी गई है, क्योंकि वो इसे शिया लीडर मानकर ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा ऐसे में ईरान इंटरनेशनल के अनुसार यहां पर इराक के अंदर भी ऐसा हुआ है। और क्या हुआ है? ऐसा हुआ है कि इराक के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके बाहर प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हो गए और प्रोटेस्टर्स ने इकट्ठे होकर के इस हमले की निंदा करते हुए कि मतलब एक तरह से विरोध प्रदर्शन ही कर रहे हैं अमेरिका का कि आपने ऐसे कैसे मार दिया। तो जहां जहां शिया समूह हैं वो इसके मारे जाने पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे ही यहां पर एक तस्वीर आप स्पेन में देख सकते हैं जहां पर लोग इसे पूरी तरह से जीनोसाइड मान रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि नसरुल्लाह जो है वो शहीद हुआ है, मार्टियर हो गया है। और इस तरह से लोग यहां पर सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं। जॉर्डन के अंदर लोग सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं, इजिप्ट में लोग सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं। इस तरह के बैनर लिखे जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह अभी जिंदा है। इस तरह के बैनर्स जो हैं वो तेहरान, ईरान के अंदर लगाए जा रहे हैं समर्थन के अंदर। जैसे इस्माइल हानिये के केस में लगाए गए थे, ऐसे इसके केस में लगाए जा रहे हैं कि वो जिंदा है। आप यहां पर देखें कि लेबनान ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है नसरल्लाह की मौत के बाद में। लोग उसके लिए मतलब यादगार बना करके चल रहे हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ। ईरान का भी इसमें एक बड़ा लॉस हुआ और वो क्या है, इनके जो यहां पर गार्ड्स हैं, ईरानियन गार्ड्स हैं, उनका एक कमांडर था, रीजनल कमांडर अब्बास, वो भी उस दिन उसी मीटिंग में था जब नसरल्लाह से बात चल रही थी, वो भी इसके अंदर मारा गया। ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। लेकिन इसी बीच में दुनिया भर की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जानना जरूरी है। ये तो तय हो गया कि जहां जहां शिया लोग हैं वो इस मौत को बहुत ही अलग तरीके से ले रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो आतंकी नहीं था और वो अपने हकों के लिए लड़ रहा था। उसकी मौत इजराइल को लगता था कि वो उसके लिए नुकसान है तो उसको मार दिया गया। लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। हमास कह रहा है कि ये कावर्डली एक्ट है और ये डरपोक कदम है जिसको इन्होंने उठाया है। अमेरिका लेकिन इस बात से बहुत खुश है। अमेरिका खुश है और बाकायदा एक पूरी लिस्ट जारी करते हुए बोलता है कि देखो भाई, हमको नसरुल्लाह से बड़ी दिक्कत थी क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह के कहने पर अमेरिका को 8 बार बड़े नुकसान हुए हैं। शुरुआत 83 से होती है जब 241 अमेरिकी नागरिक सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर मारे गए थे। उसके बाद ये लिस्ट लंबी ही होती चली जाती है। 8 बार ऐसे मामले हुए जब हिजबुल्लाह बनाम अमेरिका रहा। इसलिए अमेरिका तो चाहता था कि ये मरे। जब इस बात पर अमेरिका साथ आया तो इजराइल की तरफ से उन्हें धन्यवाद बोला गया कि साहब अच्छा है, कम से कम आप हमारे साथ खड़े हो। वहीं यूएन क्या कर रहा है? क्या यूएन इस बात को यह नहीं मानता कि किसी देश के अंदर घुसकर इस तरह की गोलीबारी करना गलत है? क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कोई 2 देशों के बीच में युद्ध हो, अब चाहे रशिया यूक्रेन चल रहा हो, ऐसे में रशिया अगर अचानक आए और जेलेंस्की को गोली इसी तरह से मार दे, ऐसे ही गोला मारे और जेलेंस्की मारा जाए, तो वो तो यही कहेगा रशिया तो कि मुझे दुश्मन लगता था, वो मुझे खत्म करने की सोच रहा था, मैंने मेरे दुश्मन को खत्म कर दिया है।
तो दुश्मन को खत्म करना, इजराइल ने अगर ऐसे हिजबुल्ला को खत्म किया है कि भाई नसरुल्लाह को खत्म किया कि वो हमारा दुश्मन था, तो ऐसे में तो हर दो देश जब दुश्मनी निभाएंगे तो एक दूसरे का दुश्मन तो कोई ना कोई होगा ही। तो यूएन यहां क्या कर रहा है? केवल शोक मना रहा है। यूएन कह रहा है कि भाई हम इससे बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा वायलेंस रुकना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता को लेकर जितनी बार प्रश्न उठे उतना वैलिड प्रश्न बनेगा। क्यों? क्योंकि यूएन बनाया इसी कारण से गया था कि वो ऐसे मुद्दे जब कहीं कहीं दो देश भटक रहे हों, बहस कर रहे हों, तो वो उन्हें टेबल पर बिठा करके रोक सकेगा। लेकिन इजराइल के मसले पर यूएन पूरी तरह नाकामयाब रहा है। यूएन में बैठ करके नेतन्याहू बयान तो दे के आते हैं, लेकिन यूएन की एक नहीं सुनते हैं। ऐसे में उनके द्वारा किया गया ये बात भी कोई मायने नहीं रखता है। साथ ही साथ जो फिलिस्तीन के महमूद अब्बास हैं, जो प्रेसिडेंट हैं फिलिस्तीन के, उन्होंने भी इसे ब्रूटल इजरायली एग्रेशन करार दिया। ईरान ने भी इसे मतलब यही कहा कि भाई ये बहुत गलत हुआ। ईरान, इराक, टर्की की तरफ से भी इसे बहुत बुरा करार दिया गया, यमन की तरफ से भी बुरा करार दिया गया। वहीं दूसरी ओर जर्मनी वगैरह, ये लोग यही चाहते हैं जर्मनी हो या फ्रांस की चीजें रुक जाएं, शांति स्थापित हो, क्योंकि ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं। चाइना, रशिया क्या बोला? रशिया ने अपनी तरफ से यही कहा कि ये गलत है और इजराइल को इस तरह की हॉस्टिलिटीज लेबनान के केस में रोकनी चाहिए। साथ ही साथ में ग्लोबल टाइम्स में भी ये खबर छपी कि हिजबुल्ला लीडर किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक, ऐसे रिपोर्ट्स में है। और चाइना ने भी इसे एक तरह का एग्रेशन माना कि ये गलत है और इस तरह से ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ में अगर बात की जाए यमन की, तो इजराइल को अभी तक जो मतलब जो टेंशन थी वो हिजबुल्ला से थी, उसके तो लीडर को मार दिया। अब यमन की तरफ से जो इनके ऊपर प्रयास किया गया था, कुछ दिनों पहले ही यमन से एक मिसाइल चलाकर इजराइल पर डाली गई थी। तो ऐसे में इजराइल वाले अब यमन को टारगेट कर रहे हैं कि उस दिन तेरे गोली चलाई थी, उसका बदला लेना भूल गए थे हम, क्योंकि हम कहीं और बिजी थे, अब तेरी बदले की बारी है। तो आज की अपडेटेड खबर यह है कि लेबनान के अंदर धमाका करने के बाद में अब इजराइल यहां से यमन को टारगेट कर रहा है और यमन को टारगेट करके उसके जो ऑयल डिपो हैं, ऑयल डिपो के साथ साथ जहां से बिजली का संचार होता है, उन सभी जगहों को यमन के अंदर टारगेट किया गया। ये ताजा हमले हैं जो आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। मतलब एक तरह से इजराइल अब हर तरफ फाइट कर रहा है। अब ये फाइट ईरान की तरफ कब मुड़ती है, जैसे ही मुड़ेगी उस समय दुनिया का दृश्य कुछ और भयानक होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ईरान के पास में बहुत कुछ है, ईरान एक देश है, ईरान कोई आतंकी समूह नहीं है। और अगर इजराइल और ईरान आमने सामने होते हैं तो दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान संभवतया होगा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। इजराइल अपनी तरफ से अभी लेबनान के अंदर एंट्री करने की तैयारी में लगी हुई है, पूरी तैयारियां हैं। इसी बीच में हिजबुल्लाह ने अपने नए लीडर, जिसका नाम है हाशिम सैफुद्दीन, उसको नियुक्त कर दिया है नए लीडर के रूप में नसरुल्लाह की जगह पर। इन्हें हाशिम सैफुद्दीन ये नसरुल्लाह के कजिन बताए गए हैं और ये अब यहां से आगे हिजबुल्लाह को लीड करने वाले हैं। फिलहाल के लिए यही था अपडेट। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर दोबारा ना करें, उसके स्थान पर लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ चैनल को साझा करते जाएं, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप में से कोई भी साथी हमारे वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर जुड़ करके फ्री टेस्ट सीरीज देखना चाहता है तो वो वहां जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे द्वारा कई और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई हैं, उन्हें वो एक्सेस कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट पर तमाम प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं, हमारे नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।